हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 13, जिसके हम मामा हैं। शरद जोशी द्वारा लिखित ये कहानी है, एक व्यंग रचना है, जिसके करेंगे आज हम प्रश्न उत्तर। पाठ का सार और कवि परिचय हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, पाठ के सार को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, क्योंकि इस बार आप मुझे देने वाले हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्नोत्तर कार्य। कुछ करने को, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास हैं, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर जरूर रखिए ताकि आप मेरे साथ साथ इनके करते करते पेंसिल से अपनी कॉपी बुक में भी चीजें नोट कर सकें, लिख सकें। कुछ करने को, प्रश्न 1। प्रायः कुछ लोग चुनाव में चुनाव आप लोग समझते हैं, चुनाव यानी कि इलेक्शन। भारत सरकार के द्वारा जब भी कोई नेता, विधायक, मंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हर एक के लिए जो हमारी प्रक्रिया है वो चुनाव के द्वारा पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति हम चुनते हैं, हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को चुनने के लिए हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं। 18 वर्ष की आयु तय की गई है मतदान के लिए, जिसके लिए आप अभी थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव, मतदान, वोट, इन सारे शब्दों से आपका परिचय होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कुछ लोग चुनाव में किसी ना किसी लोभ मतलब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या फिर दबाववश योग्य प्रत्याशी को अपना मत ना देकर, यहाँ पर मत का अर्थ है वोट से, ठीक है, मत का अर्थ है वोट, तो अपना मत ना देकर किसी अयोग्य प्रत्याशी को मतदान कर बैठते हैं। यहाँ पर दो चीजें समझने के लिए हैं। पहला है योग्य प्रत्याशी। योग्य प्रत्याशी यानी जिस प्रकार आप देखते हैं कि कभी भी कोई जॉब है, नौकरी है, तो उसके लिए आपने देखा है क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इस पद पर आने के लिए ये शैक्षणिक योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा ही जो योग्य प्रत्याशी है, जिस चीज के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, जिस पद के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि ये योग्यता इस व्यक्ति में होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं योग्य प्रत्याशी। अयोग्य प्रत्याशी यानी जो उस पद के लायक ही नहीं है, जिसकी शिक्षा उसके हिसाब से नहीं है, जिसका व्यवहार उसके हिसाब से नहीं है, जिसका बुद्धि स्तर उससे मैच नहीं करता उस पद से, उसकी योग्यता से, तो वो हुआ अयोग्य प्रत्याशी। तो यहाँ पर बात चल रही है कि कई बार हम लोभ में आकर या फिर दबाववश किसी के प्रेशर में आके योग्य व्यक्ति को छोड़कर, योग्य प्रत्याशी को छोड़कर अयोग्य प्रत्याशी को मतदान कर बैठते हैं, यानी कि उसे अपना कीमती वोट दे बैठते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब हम गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे तो वो देश को गलत दिशा में ही लेकर जाएगा। आप भी निकट भविष्य में अपने मत या वोट का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बोला, आपकी आयु लगभग अभी 12 से 14 वर्ष के आसपास होगी, तो 3 से 4-5 साल के बाद आप ये मतदान का प्रयोग करने लगेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको मानसिक रूप से ये पाठ भी कुछ हद तक तैयार कर देगा कि किस प्रकार आपको वोट देना है, किस व्यक्ति को आपको वोट देना है। ये सारी चीजें इस पाठ के अंत तक आप समझने लायक हो जाएंगे। लिखिए, आप किसी प्रत्याशी को किन बातों के आधार पर, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर आप अपना कीमती वोट किसी व्यक्ति को देंगे। तो किन बातों के आधार पर आप अपना मत यानी कि वोट आप उस व्यक्ति को देंगे। तो चलिए जानते हैं। हम अपना वोट प्रत्याशी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करके देंगे। ये होता है एक समझदार मतदाता की निशानी। संपूर्ण व्यक्तित्व यानी उस व्यक्ति का जो ओवरऑल नेचर है या बैकग्राउंड है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आकलन यानी कि जानना उसको, उसके पश्चात ही हम उसे वोट देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक स्मार्ट वोटर कहलाएंगे। ठीक है, पहले हम यह देखेंगे कि वह कितना शिक्षित है। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति की योग्यता को परखने के लिए, उसके बुद्धि स्तर को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि उसने शिक्षा ग्रहण की है या नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जो बुद्धि स्तर है, शिक्षा उसको ऊपर उठाती है। व्यक्ति के सोच विचार का जो स्तर है, जो उसके जीवन जीने का शैली का अंतर है, जो उसकी बातचीत है, वो सब शिक्षा पर ही उसके निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वह कितना शिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति जो है वो जनता की समस्याएं दूर करना तो बहुत दूर की बात है, समझ भी नहीं सकता। किसी देश में
किसी प्रदेश में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका विकास करना, जिन पर ध्यान देना एक नेता के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति स्वयं शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा, शिक्षित नहीं है तो उसके लिए स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं है, वो स्वास्थ्य का महत्व नहीं जानेगा, स्वास्थ्य का महत्व नहीं जानेगा तो समाज के नियम, कायदे, कानून जो कि आप विभिन्न विषयों को पढ़ते समय जिनकी जानकारी हासिल करते हैं उसका ज्ञान तो उसके पास होगा ही नहीं। तो जो स्वयं उस चीज़ में परफेक्ट नहीं है, जो स्वयं उस चीज़ में प्रशिक्षित नहीं है, वो आपके लिए उस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि जिसको हम अपना वोट देंगे, जिसको हम अपना मत देंगे, वो व्यक्ति स्वयं शिक्षित हो। ठीक है, तो ये है उस चीज़ की पहली शर्त कि वो व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जब आप शिक्षा उसकी देख लेंगे, जब वो शिक्षित है, उच्च शिक्षित है, तो हर एक चीज़ पर सामान्य रूप से और समान रूप से उसका जो व्यवहार है वो समान रूप से वो हर एक चीज़ पर ध्यान जरूर देगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि आपको वोट देने का अवसर प्राप्त होता है, मान लीजिए कि आपको ये अवसर मिल गया, तो आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपना वोट देना चाहेंगे? तो जो प्रश्न अभी हमने इसके पहले किया उसी से मिलता जुलता उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने जानी सिर्फ एक गुण, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे प्रत्याशी के लिए बहुत आवश्यक है, और जो आप अपने जो चुनाव के लिए जिसको आप चुनने वाले हैं, जिसका चुनाव आप करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हम एक कर्मठ मतलब बहुत कर्तव्यपरायण व्यक्ति, कर्तव्यशील व्यक्ति, जिसके लिए अपना कर्म हर एक चीज से ऊपर हो। फिर साहसी, जो किसी के दबाव में आकर काम ना करे, जिसके पास अपनी स्वतंत्र सोच हो। शिक्षित, तो एजुकेटेड तो होना ही चाहिए उसको। अनुभवी, यानी कि जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो काम करने वाला है उससे मिलता जुलता या उसका कुछ ना कुछ अनुभव उसके पास जरूर हो। उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे। ठीक, तो हम एक कर्मठ, साहसी, शिक्षित और अनुभवी उम्मीदवार को वोट, अपना जो कीमती वोट है वो देना चाहेंगे। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से, आपकी आयु के अनुसार थोड़ा सा लेवल इन चीज़ों का ज़्यादा है, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे चीज़ें और समझेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम उसके भाषणों से तय करेंगे कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं, पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, संपर्क होता है, तो जो बातचीत आपकी और उसकी होती है उससे हम तय कर लेते हैं ना कि ये व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं। तो यहाँ पर जब आप उस व्यक्ति का पहली बार भाषण सुनेंगे, है ना, जब उसका किसी सभा में संबोधित करते हुए सुनेंगे या लोगों को वो कैसे संबोधित करता है, जब हम वो सुनेंगे तो उसके आधार पर भी काफ़ी हद तक तय हो जाता है कि उस व्यक्ति का सोच, विचार, बुद्धि का स्तर कैसा है। और जो वो वादे कर रहा है, चुनाव की आपने रैलियां देखी होंगी, जो सभाएं देखी होंगी, उसमें बड़े बड़े वादे वो लोग करते हैं, तो वो जो वादे कर रहा है क्या पूरा करने में वो सक्षम भी है? तो ये एक दूसरा सवाल है। इसी तरीके से हम उसके अतीत और वर्तमान की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। क्या उसने कोई अपने पूर्व समय में, अपने अतीत में कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जिससे समाज के लिए, समाज से वो बहिष्कृत हो समाज से, या फिर वो जेल गया हो, या फिर उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिस पर हम उस पर भरोसा ना कर सकें, है ना। तो ऐसा कोई अतीत अगर उसका है, तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर उसका है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में वो व्यक्ति कहाँ पदस्थ है, क्या कर रहा है, क्या वो सोशल वर्कर है, क्या उसने समाज के किसी पक्ष के लिए बहुत अच्छा कोई कार्य किया है, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, सोशल के लिए, समाज सेवा के लिए क्या वो कोई काम ऐसा करता है। तो ये सब चीज़ें हम उसके बारे में ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वो हमारी कसौटी पर, यानी कि अब आई बारी कि जब वो ये सब चीज़ें अगर करता है तो वो हमारी कसौटी पर खरा उतरा, और इनमें से अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें उसमें आवश्यक लग रही है लेकिन उसके पास नहीं है, तो फिर हम उसे अपना मतदान नहीं करेंगे, अपना मत नहीं देंगे। लेकिन अगर वो हमारी कसौटी पर खरा उतरता है तभी हम उसे अपना वोट देंगे। तो आपको इस उत्तर से समझ में आ गया होगा कि जब एक प्रत्याशी होता है जो जिसे हम वोट देने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है, दूसरा है प्रश्न, अपने ग्राम मतलब गांव, ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक जिसे एमएलए भी कहा जाता है, सांसद यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व और
सामाजिक छवि के बारे में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके ग्राम प्रधान के रूप में वहां पर नियुक्त हो, सभासद हो, विधायक हो, सांसद हो, उसका परिचय प्राप्त करना है आपको, और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व और सामाजिक छवि के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कोई अपने मम्मी पापा की मदद से, समाचार पत्रों की मदद से, न्यूज़ चैनल्स की मदद से आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानिए जो आपके आसपास इन पदों पर नियुक्त हो। साथ ही साथ उसकी क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं उसकी, किस विशिष्टता के कारण उसे उसका चुनाव इस पद के लिए हुआ है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। अब वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन सकारात्मक पक्ष के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ पूर्ण। आगे बढ़ते हैं। इस व्यंग में अब आए हैं आपके प्रश्नोत्तर जो कि पाठ से संबंधित हैं। व्यंग में मामाजी और मुन्ना, इस पाठ में हमने मामाजी शब्द सुना और बच्चे के लिए मुन्ना शब्द का प्रयोग देखा। तो मुन्ना किस किस के लिए प्रयोग किया गया है। अब हमने देखा कि ये पूरा का पूरा पाठ वास्तव में मामाजी या मुन्ना की कहानी नहीं थी, ये चुनावी वादे और मतदान से रिलेटेड जो हमारा क्षेत्र है, चुनाव का मौसम है, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है, ये व्यंग रचना लिखी गई है। व्यंग में मामाजी शब्द भारतीय नागरिक के लिए, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए, भारतीय नागरिक के लिए प्रयोग किया है, अथवा वोटर, वोटर यानी जो वोट देता है, आप और मैं। तथा मुन्ना शब्द जो है वो एमपी सांसद, जो हमारे जो वोट लेने आते हैं, जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनके लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान दें, मामा जी कौन है इसमें, हम भारत के नागरिक या वोटर जिन्हें हम कह सकते हैं, और मुन्ना शब्द का प्रयोग किया है एमपी यानी कि सांसद, विधायक या जो भी पद पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति कैसी है, यानी भारत में हम नागरिकों की और जो भारतीय वोटर है उसके हमारी स्थिति को आकलन कैसे यहाँ पर किया गया है। तो भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर, हम भारत में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के जो नेता और विधायक मंत्री आदि हैं उनका चुनाव करते हैं तो हम वोटर हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं तो हम वोटर हैं। तो भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते हमारी स्थिति कैसी है, तो हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह है जो वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। यानी कि पहले तो बड़े बड़े वादों में हम फंस गए कि मामा जी गंगा स्नान करिए, यहाँ घुमाइए, वहाँ घूम लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए, जैसा हमसे वादे होते हैं, और बाद में वो व्यक्ति जो है, वो मुन्ना जो है वो गायब हो गया। तो हमारे भी एमएलए सांसद ऐसे ही आंखों से ओझल हो जाते हैं और हम उन्हें ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर जो वादे किए थे उन्होंने, उनको पूरा करने के लिए तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आए, ना ही हमें नजर आ रहे हैं। और उनसे मिलना, जो चुनावी मौसम में हमारे दरवाजे पर हमसे मिलने आते हैं, वो व्यक्ति जब कोई पद पर पहुंच जाते हैं तो उनसे मिलना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है, ये तो आप बच्चे जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस पाठ की तुलना, इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है। यानी हमने इस देखा, जब वो गंगा स्नान करके निकले थे तो बच्चा भी गायब और सामान भी गायब हो गया था। अब यहाँ पर ऐसा कोई वाक्य है क्या इस पाठ में जो इस वाक्य को समानार्थी हो, इसका समान अर्थ प्रस्तुत करता हो? तो वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था, यानी कि आपसे आके, स्वयं आपसे आगे होकर आके मिलता था और आपसे पूछता था कि आप बताइए इस क्षेत्र में आप और क्या विकास करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छाएं बताइए, लेकिन वोट लेने के बाद वो छूमंतर हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पर इस वाक्य की तुलना इस वाक्य से की जा सकती है कि वह शख्स जो कल तक आपके चरण छूता था, अब वो वोट लेकर गायब हो गया है। तो चुनावी व्यवस्था पर ये करारा व्यंग किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया? इस वाक्य से लेखक का क्या आशय है? क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया, यानी मामा जी मुन्ना को ढूंढते हुए ये बात पूछ रहे थे। ठीक है, तो इस वाक्य से लेखक का आशय है कि जो विधायक, सांसद आदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद
हम भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सुध नहीं लेते। हम पूछते ही रह जाते हैं, अरे वो जो चुनाव में खड़े हुए थे अब वो जीत गए हैं, क्या उनने ये वादे पूरे किए? लेकिन नहीं, जवाब मिलता है ना में, और अब उनसे मिलना भी इतना कठिन हो जाता है। तो इस स्थिति को आप बहुत अच्छे से अपने आसपास ही चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, जो कि है आपका व्याकरण अभ्यास। नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपको इस ब्रैकेट में एक शब्द दिया हुआ है, जो वाक्य रचना आप करेंगे उसको करना है आपको जो ब्रैकेट में शब्द दिया है उसके आधार पर। पहला वाक्य की तरफ चलते हैं। मैं आजकल यहीं हूं। ये वाक्य बनाना है आपको नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नहीं की स्थिति के साथ बनाना है। नकारात्मक मतलब जिसमें ना किया गया हो, मना करने का भाव हो। तो मैं आजकल यहीं हूं, जी हाँ बिल्कुल सही, मैं आजकल यहीं नहीं हूं। तो ये नहीं का प्रयोग जो आपने किया, इसने क्या बना दिया? इस वाक्य को नकारात्मक बना दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे। बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य। तो वे तौलिया लपेटे यहां से वहां क्यों दौड़ रहे थे? क्यों दौड़ते रहे? तो क्यों शब्द का क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां पर हमने वाक्य में क्या जोड़ दिया? वे तौलिया लपेटे यहां से वहां क्यों दौड़ते हैं। ठीक है, अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। तो ये आपको बनाना है विस्मय बोधक। तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना, तो ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक के साथ साथ आश्चर्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। कई बार आप शादी विवाह में किसी से मिलते हैं और पहचाना नहीं, जो ये वाला भाव आपके चेहरे पर विस्मय का भाव आता है, आश्चर्य का भाव आता है, वो इस वाक्य को इस तरीके से प्रस्तुत करता है। अगला है प्रश्न 2। निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग एक ही वाक्य में करिए। यानी यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं अलग अलग, आपको उनका प्रयोग एक ही वाक्य में करना है। जैसे ही वैसे ही। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा, रेलवे प्लेटफॉर्म की बातचीत हो रही है। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी चली गई। तो यहाँ पर वाक्य किससे शुरू हुआ? जैसे ही, और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर वाक्य है। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई। यानी बस वो पहुंचा ही था, कुछ ही 1-2-3 मिनट की ही बस देर हुई, कुछ क्षणों की देर हुई और रेलगाड़ी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। ठीक है, अगला देखते हैं। इसलिए और क्योंकि, ये कोई ना कोई वजह से संबंधित शब्द हैं। इसलिए वह तेज दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी। यानी उसकी ट्रेन जो है उसे लगा बस मेरी आंखों के सामने से निकल जाएगी, इसलिए वो बहुत तेज दौड़ पड़ा क्योंकि उसे लगा ट्रेन छूटने वाली है। जितना उतना वाक्य है। जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता। यानी कि एक काम उसने खत्म किया, तुरंत ही उसे दूसरा मिल गया, उसने दूसरा खत्म किया, तीसरा उसे मिल गया। तो जितना और उतना का प्रयोग किसी चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता। जितना जूस वह पीता गया उतना ही उसे और अधिक मिलता गया। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब अगला है हमारा प्रश्न। 3 प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से संबंधित कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है, तब आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधी सहायता करती है। यानी कि जब आप कोई क्रिया की बात कर रहे होते हैं तो देखिए, जिस कार्य से किसी का करना या होना पता चलता है वो होते हैं क्रिया शब्द। खाना पीना, हंसना, देखना, दौड़ना, भागना, ये सारे। लेकिन क्रिया की जो सहायक क्रिया शब्द होते हैं उससे पता चलता है कि क्रिया चल रही है, हो गई है या फिर होने वाली है, पूर्ण हो ही रही है या फिर कुछ ही देर पहले पूर्ण हो गई है या कुछ ही देर बाद पूर्ण हो जाएगी।
तो उससे पता चलता है। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उदाहरण दिया है घूमने लगे। तो यहाँ पर घूमना क्या है? मुख्य क्रिया है, वर्ब है यहाँ पर, घूमना मुख्य क्रिया है। लगे शब्द जो है वो उसकी सहायक क्रिया है, यानी सहायक क्रिया से पता चल रहा है कि घूमना पूरा हो चुका है, घूम रहे हैं, घूम चुके हैं या फिर घूमेंगे। तो ये सहायक क्रिया हमें ये बताती है। इस प्रकार दो अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखिए। तो आपको यहाँ पर इसको अलग अलग लिखने का अभ्यास करना है। उत्तर देखते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है दौड़ते रहे और भाग गया। दौड़ना और भागना दोनों ही क्रिया हैं, वर्ब है। साथ ही साथ यहाँ पर है रहे और गया, इन दोनों से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का संबंध बनाया गया है। आगे देखते हैं मुख्य क्रिया, यानी कि सबसे पहले आपको क्रिया बतानी है। तो दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ना भागना ये क्रिया है। सहायक क्रिया मतलब दौड़ते रहे, तो रहे शब्द क्या है? उसकी सहायक क्रिया है। भाग गया यानी कि भागना मुख्य क्रिया है और भाग गया मतलब जा चुका है वो। तो गया शब्द हमें बता रहा है कि भाग गया मतलब चोर भाग गया, अभी वो हाथ पास में नहीं खड़ा हुआ है, वो भाग गया। तो गया क्या है? सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का अंतर आप समझ गए होंगे। और भी अनेक उदाहरण आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि खा लिया, लिख लिया, देख लिया। तो पहला शब्द जो होगा देखना, खाना, लिखना, ये होगा क्रिया शब्द, और जो उसके बाद के शब्द हैं गया, करा, लिखा, ये सब क्या हो जाएंगे? उसके सहायक क्रिया शब्द होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 है बहुत ही मनोरंजक, जो कि आपको करने में बहुत मजा आने वाला है। वाक्य शुद्ध कीजिए। जब कभी हम व्याकरण का अभ्यास ठीक से नहीं करते या व्याकरणिक ज्ञान का हमको अभ्यास नहीं होता है, तब होती हैं वाक्य में और व्याकरण में अशुद्धियाँ। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्याकरण है वो हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं ताकि हम लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। और जब ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं तो व्याकरणिक अशुद्धियाँ हमसे नहीं होती। अब आप यहाँ देखेंगे कुछ वाक्य हैं जो कि अशुद्ध हैं। अशुद्ध यानी कि उनका क्रम गलत है। अब आपको करना है उनको शुद्ध, यानी कि उनके क्रम को करना है आपको ठीक। पहला है, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या कमियां हैं। तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ इनके जवाब दे सकते हैं और लिख सकते हैं। वही जिनके मामा हैं हम। तो क्या होगा वाक्य का सही रूपांतरण? बिल्कुल सही, हम जिसके, वही जिसके हम मामा हैं। वोटों की भाग गया लेकर पूरी पेटी। अगला है पहुंचे वाराणसी सज्जन एक। तो क्रम आप देख रहे हैं, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया सब आगे पीछे दे रखी हैं। माधव विद्यालय गया से घर। शैली है गाना रहीगा। तो इनको हम करेंगे अब शुद्ध। वाक्य शुद्ध करने के लिए इनका क्रम करेंगे हम चेंज, बदल देंगे। वही जिसके हम मामा हैं। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। माधव घर से विद्यालय गया। और अंत में शैली गाना गा रही है। यानी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा, पहले वाले आपने इस पे देखा कि ये वाक्यों का जो क्रम है ये आगे पीछे, शब्दों का क्रम आगे पीछे। हमने क्या किया, इनके क्रम को ठीक कर दिया, जिसके कारण वाक्य जो है वो हो गया शुद्ध और उत्तर हुआ पूर्ण। अब है भाषा की बात का अगला। परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद शब्द उपसर्ग से जुड़ा है। वो दोनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखिए। पहले उपसर्ग को जानिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश, शब्दांश यानी शब्दों के अंश, जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे कहलाते हैं उपसर्ग। यानी उपसर्ग बद क्या है? उपसर्ग है यहाँ पर, लेकिन ये किससे जुड़ा है, किस शब्द से जुड़ा है? किस्मत शब्द से जुड़ा है। तो किस्मत हुआ इसका मूल शब्द। तो उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग समझ लेना बेहद आवश्यक है। जैसे कि पहला शब्द है परलोक।
पर शब्द उपसर्ग है, लेकिन लोक शब्द का एक सार्थक मीनिंग है और वो मूल शब्द है। यानी उपसर्ग आप जिस भी शब्द के आगे लगाएंगे वो मूल शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए, वो कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। आगे देखते हैं अस्थाई। तो यहाँ पर आप बोलकर देखेंगे कि अगर आप आ उपसर्ग को हटा लें तो भी स्थाई का एक सार्थक अर्थ होता है। तो अस्थाई को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? आ, इसको कहते हैं धन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्लस, अधन स्थाई। क्या शब्द बनेगा? अस्थाई। प्रसिद्ध, प्रधन सिद्ध, प्रसिद्ध। फिर है सपूत, सधन पूत, पूत यानी होता है बेटा और स उपसर्ग होता है मतलब कि अच्छे के लिए लगाया जाता है, तो अच्छा बेटा जो होता है वो हो गया सपूत। आगे बढ़ते हैं सुगम, सुधन गम, जहां पहुंचना बहुत आसान हो, इजीली वहां आप जहां जा सकते हैं वो हो गया सुगम। खुशकिस्मत, अब किस्मत भाग्य को कहते हैं, उसमें जब हमने खुश उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया खुशकिस्मत। यानी इस शब्द का भी एक मीनिंग है, इस शब्द का भी मीनिंग है। ये है मूल शब्द और ये है उपसर्ग, ठीक है, और दोनों को जोड़कर हमने बना लिया एक नया शब्द। खुश मिजाज, उर्दू का शब्द है ये। खुश तो आपको पता ही है प्रसन्न होना, और मिजाज का अर्थ होता है स्वभाव। तभी अक्सर आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे नेचर का होता है तो हम कहते हैं काफी खुश मिजाज व्यक्ति है ना। अगला है ना समझ। समझ समझदारी का लेवल को कहते हैं, और ना मतलब जिसमें समझदारी ना हो। ना एक नकारात्मक शब्द है, तो ना समझ मतलब जिसमें समझ नहीं होती है। ये जो उपसर्ग होते हैं इनका भी एक अर्थ होता है, ठीक है, और इनका अर्थ जो बाद वाला हमारा मूल शब्द है उसके साथ मिलकर अर्थ परिवर्तन कर देता है। गैर हाजिर, हाजिर यानी उपस्थित। जब स्कूलों में आपकी अटेंडेंस ली जाती है तो क्या कहा जाता है? हाजिरी उसे। तो हाजिरी यानी उपस्थिति। लेकिन गैर उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं से मतलब, तो गैर हाजिर मतलब अनुपस्थिति। जब आप स्कूल में किसी दिन नहीं गए हैं तो उस दिन आप क्या हैं? स्कूल में गैर हाजिर हैं, ठीक है। तो हाजिर का विलोम शब्द बन गया गैर हाजिर। तो उपसर्ग कई बार जो शब्द होते हैं वो मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके विलोम शब्दों के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। इस पाठ के आधार पर बनाने हैं अब आपको 2 प्रश्न। उत्तर तो हम बहुत आसानी से अब सीख चुके हैं बनाना, अब हमें सीखना है 2 प्रश्न बनाना। तो 2 क्या, आप इस पाठ से कई प्रश्न बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जो कौन से हैं देखते हैं। लेखक ने इस व्यंग में मामाजी शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? तो आपको उत्तर नहीं देना है, आपको बनाने हैं प्रश्न जो पूछेंगे आप अपने सहपाठियों से, अपनी कक्षा में, शिक्षक से भी आप पूछ सकते हैं, शिक्षिका से भी आप पूछ सकते हैं, घर में अपने माता पिता के सामने अगर आपने पाठ का वाचन किया है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है प्रजातंत्र को लेखक ने किसकी उपमा दी है? तो यहाँ पर जो प्रजातंत्र है जो हमारा, उसे लेखक ने यहाँ पर किसकी उपमा दी है? तो प्रश्नों का जो लेवल है, जो स्तर है प्रश्नों का, कुछ आसान बनाइए, कुछ कठिन बनाइए। तो इस तरीके के प्रश्न बनाइए, बहुत सारे प्रश्न बनाइए और अपनी कक्षा में बच्चों से सबसे बात करिए, पूछिए। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो प्रश्न पूछने की कला बढ़ जाएगी आपकी, और प्रश्न पूछने से जब आप उनसे पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, तो जो पाठ है वो बहुत अच्छे से सभी को स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अगला अभ्यास। देखते हैं आगे क्या है। आगे है इस पाठ से मैंने सीखा। तो ये उत्तर देना है आपको कि इस पूरे व्यंग पाठ को पढ़ने के बाद, शरद जोशी की व्यंग रचना पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा? तो आपने वोट देना सीखा कि जब आप मतदान करेंगे आने वाले वर्षों में तो आप किस व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक है। और अगला है मैं अब करूंगा या करूंगी। तो अब आप क्या करने वाले हैं? नया परिवर्तन स्वयं में क्या लाने वाले हैं? मतदान प्रक्रिया में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं? देश के लिए क्या परिवर्तन लाने वाले हैं? उस पर आपको करनी है बात, परिचर्चा और सोचना है, और यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार किया हमने शरद जोशी द्वारा लिखित ये व्यंग रचना को पूर्ण। तो सारी चीज़ें अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। करना है अब आपको इसका रिवीजन, और जब भी मैं इसकी प्रश्नोत्तर यानी कि MCQs आपसे पूछूंगी तो सारे जवाब देंगे आप लोग, ताकि आप मुझे समझ में आ जाए कि ये पाठ आपको समझ में आ गया है या नहीं। किसी भी प्रकार की कोई भी संदेह या परेशानी होने पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए और मैं निश्चित रूप से उसका समाधान आपके लिए करूँगी।
मैग्नेट ब्रेन्स इतना ही नहीं, लाया है आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे खजाने, जिसमें से कुछ हैं CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE की जो सारी सब्जेक्ट हैं उनके सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर उपलब्ध हैं, जो कि है बिल्कुल निशुल्क। तो उनका लाभ लीजिए, उन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसके साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए उपलब्ध कराता है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, CUET और साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड्स की तैयारी भी यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिनका लाभ आप ले सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो आपके लिए है पूरी तरह निःशुल्क। यहाँ पर किसी भी चीज़ का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, बढ़ाते रहिए अपना ज्ञान, कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार। एक नए पार्ट के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।